सबको नमस्कार। और उम्मीद है कि आप लोग बीपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे होंगे बिहार, क्योंकि 67 बीपीएससी कैंसिल हो गया, अभी भी पीटी होना बाकी है। चलिए, आप लोग की सहायता के लिए हम लोग जितने भी 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं उसकी एक सीरीज की शुरुआत की है। आज पहली क्लास है उसकी, और ये जो सीरीज होगा इसमें सेक्शन वाइज होगा। जैसे 10 साल के हिस्ट्री के अलग से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको मैं करूंगा। बिहार स्पेशल की क्लासेस 10 साल तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें होगा। ज्योग्राफी के भी 10 साल के अलग से है ना, साइंस के अलग से, पॉलिटी के अलग से, तो इस सेक्शन वाइज शुरुआत होगी। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो 66 बीपीएससी की जो क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री का, ओके, और इतिहास का बीपीएससी में। और ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि 66 बीपीएससी भी कैंसिल हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने दोनों को रखा है। जो कैंसिल हुआ है उसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब री एग्जामिनेशन हुआ तो वो पेपर भी आज है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 65 के विषय में भी जान लीजिए एक बात, 65 भी एक बार कैंसिल पीटी हो चुका था और उसके बाद दोबारा उसका प्री हुआ, यानी प्रारंभिक परीक्षा हुआ, तो उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, अभी 67 बीपीएससी का हम लोगों ने इसमें चर्चा नहीं की है, वो हम लोगों ने अभी छोड़ रखा है, लेकिन उसको भी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। 66 बीपीएससी जो पिछला बीपीएससी था वहां से हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, केवल हिस्ट्री की। ठीक है, लगातार आएगा 10 सालों के हिस्ट्री के प्रश्न, पिछले 10 सालों में जितने प्रश्न पूछे गए, और विथ अच्छे एक्सप्लेनेशन, ताकि वो आपको बहुत ही उपयोगी हो। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न ध्यान देंगे, वो यह है कि निम्न में से किस हड़प्पा में जुते हुए खेत, है ना, जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, यानी प्लॉइंग फील्ड या प्लॉडेड फील्ड के हमें एविडेंस कहां से मिले हैं? धौलावीरा है ए ऑप्शन में, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, और आप में याद रखेंगे बिहार में ई ऑप्शन भी होता है, या तो इनमें से एक, कोई भी नहीं, या एक से ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे जुटे हुए खेत के निशान ये कालीबंगा से मिले हुए, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये राजस्थान में है, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान। ठीक है, धौलावीरा में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। धौलावीरा में कुछ और मिले हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसे यूपीएससी ने, सॉरी, इसको यूनेस्को ने अपने कल्चरल हेरिटेज में लिस्टेड कर दिया है। हड़प्पा का एक साइट जो अभी हाल ही में यूनेस्को ने उसे कल्चरल हेरिटेज में लिस्टेड किया है, वह धौलावीरा है। ठीक है, बाकी आप धौलावीरा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे धौलावीरा में जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जल निकास की प्रणाली, वो एक्सेलेंट थी। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में उससे अच्छा किसी का नहीं माना गया है। दूसरा पॉइंट, धौलावीरा जो शहर था वो 3 भागों में बटा हुआ था। आपको पता होगा पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। चलिए, और इस पर यह भी याद रखेंगे, कालीबंगा के बारे में हम लोगों ने देखा, यहाँ प्लॉडेड फील्ड था, यही आंसर था आपका बी, सॉरी, हाँ ये बी होगा, और ये ए था, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि कालीबंगा के बारे में बस जान लीजिए किस नदी के किनारे में, डिस्ट्रिक्ट तो आपने देख लिया, ये नदी पूछा जाए कालीबंगा का तो ये घग्घर नदी किनारे में। ठीक है, घग्घर नदी के किनारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है, इसी का इंग्लिश में भी है, आप लोग को मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, वो त्रिरत्ना से है। ठीक है, कि ये
सटीक ज्ञान यानी कि सटीक आस्था और सटीक क्रिया, ठीक है। एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट फेथ एंड एक्यूरेट एक्शन, है ना। ये त्रिरत्न है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये त्रिरत्न यानी थ्री ज्वेलरीज भी कहा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। और एक ऑप्शन ई भी है, जो मैंने पहले भी कहा, बीपीएससी में ये विशेषता है कि ई जो ऑप्शन है वो हमेशा इस बात को कहता है कि या तो इसमें से कोई नहीं है या इसमें से एक से ज़्यादा है। तो ये जो त्रिरत्न है ये जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। याद रखेंगे ये त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म से है, और महावीर जैन आपको पता होगा वही इस जैन धर्म के फाउंडर थे। माना जाता है कि जैन धर्म में, है ना, 24 महान लोग पैदा हुए जिसे तीर्थंकर कहा गया, और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, ठीक है। और 23वें पार्श्वनाथ थे, जैसा आपको पता होगा। चलिए हम लोग जैन धर्म के बारे में अभी नहीं बताएंगे उतना, लेकिन एक बात और भी जान लीजिए यहीं पर कि यदि आपसे पूछा जाता कि इसकी जगह पर, इन तीनों की जगह पर 1, 2 और 3, इन तीनों की जगह पर यदि आपसे पूछता कि ये बुद्ध, धर्म और संघ, तो याद रखेंगे ये भी त्रिरत्न है, ये भी क्या है? त्रिरत्न है। लेकिन ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध स्वयं, उनका द्वारा बनाया गया धर्म और संघ, ये तीनों मिलाकर के संघ बनते हैं, सॉरी त्रिरत्न बनते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है अगला, देखिए 66 बीपीएससी का है, इसी का इंग्लिश में है त्रिरत्न एक्ट, है ना। जो जम्स है वो क्या किससे रिलेटेड है? एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट, है ना, ट्रू फेथ एंड एक्यूरेट एक्शन, वो हम लोगों ने पढ़ लिया जैन धर्म से। देखिए इसमें है अगला क्वेश्चन, आप देखेंगे तो क्वेश्चन है कि किस, जो बौद्धिस्ट काउंसिल था, बुद्ध सम्मेलन था, उसका आयोजन कश्मीर में किया गया, ठीक है, या किस शासक ने, है ना, किस शासक ने? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, याद रखेंगे यहाँ पर क्या है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था, ध्यान में रखेंगे। तो याद रखेंगे इसका उत्तर है कनिष्क। कनिष्क ने चौथा बौद्ध सम्मेलन किया था कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि ये कहाँ पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, एक गांव है कश्मीर में, वहाँ हुआ था। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने या वसुमित्रा ने, इंग्लिश में कहेंगे तो वसुमित्रा हो जाएगा, ऐसे हिंदी में केवल वसुमित्र होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे वसुमित्र। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि इस सम्मेलन में एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको नज़र में आएगा, वो यह है कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, ठीक है। ये तो अध्यक्ष थे, ये क्या थे? अध्यक्ष थे, लेकिन इसके सिवाय एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, ध्यान रखेंगे, और वह था उपाध्यक्ष, वह थे अश्वघोष। अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था चौथा बौद्ध सम्मेलन में। कई पुस्तकें हैं अश्वघोष की, पता होगा आपको, जैसे सरिपुत्र प्रकारम, बुद्ध चरित्र भी इन्हीं का है, बुद्ध चरित्र। तो याद रखेंगे बुद्ध चरित्र, सरिपुत्र प्रकारम जैसे पुस्तकें अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष कौन है? वो चौथे बौद्ध सम्मेलन बुद्धिस्ट काउंसिल में उपाध्यक्ष थे। और अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों ही कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे चौथा बौद्ध सम्मेलन। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु के समय में ये वाले, इसमें पहला हुआ था, काला अशोक के समय में दूसरा हुआ था, और अशोक के समय में तीसरा हुआ था, ध्यान रखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखने की है कि जो चौथा बौद्ध सम्मेलन मैंने अभी कहा कनिष्क के समय में कुंडल ग्राम में हुआ था,
जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, इस सम्मेलन में एक बहुत बड़ा बात हुआ। वह यह हुआ कि बौद्ध धर्म दो ब्रांचेस में, दो शाखाओं में बट गया। यानी इसी बौद्ध सम्मेलन में चौथे में क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। एक है हीनयान, ठीक है, और दूसरा है महायान। ध्यान रखेंगे, हीनयान और महायान, ये दो शाखाओं में जो बौद्ध धर्म बटा, यह चौथा बौद्ध सम्मेलन में हुआ था। इसके क्या कैरेक्टर है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे है वो यह है, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन है हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी, यानी निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। असल में एक सिद्धांत ऐसा आया, परमाणु सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें यह माना गया कि सृष्टि किससे मिलकर बनी है, तो परमाणु से मिलकर बनी है। सृष्टि परमाणु यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के सृष्टि बनी है। यानी कि जो साइंस आगे चलकर जिसे आप डेवलप कहते हैं, मॉडर्न एरा का साइंस, उससे बहुत साल पहले एंसेंट इंडिया में ही, यानी प्राचीन भारत के वो स्वर्णिम काल में ही यह बता दिया गया था कि सृष्टि की रचना किससे की गई है, एटम से हुई है, यानी कि परमाणु से हुई है, सबसे छोटा। और याद रखेंगे इसका उत्तर है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे, सांख्य नहीं है, इसके हैं आपके वैशेषिक बोलते हैं कि सृष्टि जो बनी है वो परमाणुओं से बनी हुई है। तो परमाणु सिद्धांत किसका है, वैशेषिक का। और वैशेषिक जो दर्शन आया है, इसके जो फाउंडर है यानी जो संस्थापक थे वो कणाद है, ठीक है, कौन है, कणाद है। और भी दर्शन है, मेन 6 है, वैसे इसमें 3 और भी है, जैसे योग दर्शन के फाउंडर है पतंजलि। योग दर्शन के फाउंडर कौन थे, पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के हैं कपिल। सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल थे। सांख्य दर्शन में एक बात ध्यान रखेंगे, सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा को माना गया है, ठीक है। वैसे परमाणु सिद्धांत तो वैशेषिक का है जो मैंने कणाद के द्वारा दिया गया है, लेकिन यदि यही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता कि पुनर्जन्म सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्शन मानता है, तो वह हो जाएगा सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन कौन है, कपिल है, एक बात ध्यान में रखेंगे, वो है कपिल, ठीक है। और योग के कौन है, पतंजलि। न्याय के आ जाइए, न्याय जो दर्शन है उसके हैं गौतम। कौन है, गौतम। न्याय दर्शन के थे गौतम, ठीक है, तो न्याय के थे गौतम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी तक प्राचीन भारत चल रहा था, अब मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन हम लोग टच करते हैं, देखते हैं। मिडाइवल एरा का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान है जो ब्लड और आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया या लेकर के आया। लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तर होगा बलबन। बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, ठीक है। और यहाँ पर एक बात जान लीजिए, यदि फिलोसॉफिकल टर्म में यदि कोई आपसे पूछे लौह और रक्त की नीति का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही चीज़ आपको विश्व इतिहास में भी सुनने को मिलेगा कि लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा है। तो वहाँ पर आपको याद रखना होगा, जर्मनी के एक चांसलर हुए थे, उनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। उन्हें माना जाता है कि उनकी पॉलिसी जो थी वो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी थी, लौह एवं रक्त की नीति। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बलबन को कहा जाता है। तो लेकिन यदि आप किसी को कहते हैं कि उसकी नीति लौह एवं रक्त की नीति है, तो आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो लौह का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है, यानी कहा जाए तो दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं सिर्फ लौह के बारे में कहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब बहुत कड़े
हाथों से जो सुधार किया जाता है, मतलब कड़े हाथों से सुधार। कई बार क्या होता है कि आप सुधार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है सिस्टम विरोध कर देगा, लेकिन ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आप कड़े हाथों से क्या किया। कड़े हाथ का मतलब कड़े निर्णयों के द्वारा, कड़े इच्छा शक्ति के द्वारा आपने सुधार किया। और रक्त का मतलब होता है जीरो टॉलरेंस, मतलब यदि कोई गलत करेगा तो उसके साथ में बहुत भयानक अध्याय जुड़ेगा, यानी यदि युद्ध भी करना पड़े, उसको दंड के रूप में उसे मारना भी पड़े तो वो भी जायज़ है। तो लौह और रक्त की नीति बलवन की थी, याद रखेंगे। बलवन ने और भी कई सारे काम किए हैं, आपको पता होगा। पहली बात तो ये कि सजदा और पाइबोस, पता होगा आपको, सजदा और पाइबोस। इससे पहले यह पहली बात तो यह है कि सजदा और पाइबोस दोनों के दोनों गैर इस्लामिक प्रथाएं थी। ये बेसिकली पर्शियन प्रथाएं थी, इस्लाम से इसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन बलवन ने सजदा का मतलब यदि मेरे सामने आप आए तो झुकते हुए आए, और पाइबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। तो यदि प्रश्न आए कि सजदा और पाइबोस की नीति किसने अपनाई थी तो वो भी बलवन ही होगा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बलवन से जुड़ा एक बात और भी सुन लीजिए, वह यह था कि बलवन एक पूर्ण रूप से दास था, ठीक है। बलवन एक 100% क्या था, वह एक स्लेव था, एक दास था। और इसके बावजूद भी जब वह शासक बनता है तो वो इस्लामिक जगत का, पूरे इस्लामिक जगत का सबसे पवित्र राजवंश, उसका नाम है अफरासियाब राजवंश, अफरासियाब राजवंश, यानी अफरासियाब डायनेस्टी से अपने नाते को जोड़ता है। तो एक अकुलीन व्यक्ति पूरे इस्लामिक जगत का सबसे पवित्र राजवंश से अपने नाते को जोड़ता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यही है कि बलवन वस्तुतः सुल्तान के पद की गरिमा को स्थापित करना चाहता था। बलवन चाहता था कि सुल्तान के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न बोले, न कोई अमीर, न कोई इक्तेदार, न कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई व्यक्ति सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करे। सुल्तान की मर्यादा को बढ़ाने के लिए, सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए बलवन ने ऐसे बहुत काम किए जिससे सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ी और उसके खिलाफ विद्रोह कम हुए। क्योंकि बलवन के से पहले ऐसे बहुत काम हुए जिसमें यह साफ दिखता है कि अमीर हों, चाहे उलेमा हों, चाहे मौलवी हों, उन्होंने सुल्तानों को अपने मर्जी से काम करने नहीं दिया। तो बलवन ने, याद रखेंगे, बलवन चाहे लौह और रक्त की नीति हो, चाहे अपना एक दास होने के बावजूद अफरासियाब राजवंश से नाता जोड़ना हो, चाहे वह सजदा और पाइबोस की नीति हो, इन सभी नीतियों का लाने का मकसद सिंपल बलवन का है कि बलवन चाहता है कि दोबारा से सुल्तान के पद की गरिमा, या दोबारा तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उससे पहले थी भी नहीं, वस्तुतः बलवन का मोटो है कि द प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान जो है वो उसको इंक्रीज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में ऐसा कौन राजवंश था जो बेसिकली स्थानीय स्तर यानी स्वशासन के लिए, यदि कहा जाए लोकल गवर्नेंस के लिए पॉपुलर था। तो उसमें आपका ऑप्शन चोल है, यानी चोला, चालुक्य, सोलंकी और परमार। तो इसका उत्तर होगा चोल। चोल जो है वह स्थानीय शासन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गांव जो होता था उसको उर कहते थे, ठीक है, उर कहते थे, ठीक है। और प्रत्येक गांव में सभा होती थी, यानी असेंबली होता था, ठीक है। प्रत्येक गांव की अपनी सभा होती थी, कुछ कुछ महासभा भी थी, है ना। प्रत्येक गांव में एक संस्था थी, सभा या महासभा, ठीक है। और महासभा मतलब ब्राह्मणों की गांव की सभा को महासभा कहते थे और नॉन ब्राह्मण्स की गांव को सभा कहते थे, ठीक है। तो महासभा, ध्यान रखेंगे, या सभा हो, इनको बहुत शक्तियां प्राप्त थी और इनके कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं करते थे। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। यही वो बातें हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्वायत्तता मिली हुई थी, ठीक है। तो चोल काल में, याद रखेंगे, गांव को उर कहते थे, सभा और महासभा थी और सरकार इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, इसलिए भी शायद ये कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यदि आपको जानना हो सभा के बारे में
और समिति के बारे में, क्या क्या कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, क्या क्या क्राइटेरिया था सभा और समिति भी थी, क्योंकि सभा अपने कार्यों को संचालन करने के लिए कई समितियां भी बनाती थी, उसको वरीयम कहा गया। यानी चोल काल में समितियों को क्या कहा गया था? वरीयम। और समितियां सभा के द्वारा अपॉइंट होती थी, यानी कार्यों का डिवीजन किया जाता था समितियों में। जैसे मान लो उद्यान समिति, मंदिर समिति, इस ढंग से सभा खुद करती थी। ठीक है, तो सभा और समिति दोनों के कार्यों के बारे में जानकारी, उनकी क्राइटेरिया क्या होगा, सदस्य का चुनाव क्या होगा, ये सभी आपको मिलेंगे। चोलकालीन एक अभिलेख है, उसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से आपको मिलेंगे, और ये परांतक फर्स्ट का है, परांतक प्रथम का यह उत्तर मेरूर अभिलेख था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग बड़ा अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, और हाँ, एग्जामिनेशन दोबारा बहुत जल्दी होगा, तो ध्यान रखेंगे, पढ़ना है, ऐसा नहीं कि है ना कि बस बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं, पढ़ते रहना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब बहुत सरल प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, कम से कम हिस्ट्री से तो बहुत सरल आते हैं। एक है पित्रादुरा, ये कला से संबंधित एक चीज़ है, बेसिकली आर्किटेक्ट से। ठीक है, आर्किटेक्ट का एक चीज़ है, बोला जाता है इसमें से क्या चीज़ संबंधित है। तो देखिए, इसमें मैं सीधा उत्तर बोलता हूँ, यह है कि एक मिनट, सी नहीं है, ये नहीं, ये उत्तर है ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करना। इसका उत्तर होगा ए। बेसिकली कुछ नहीं है, होता क्या था, कीमती पत्थर हो चाहे कीमती रत्न हो, उनकी दीवारों पर जरावट को पित्रदुरा कहते थे। और यह कला की, यानी स्थापत्य कला की, यानी आर्किटेक्ट का यह जो टेक्निक था, ये मुगल काल में आया, और मुगल काल में भी जहांगीर के पीरियड में आया था। पित्रादुरा किसके पीरियड में आया था? जहांगीर के पीरियड में आया था। और पहली बार इसका प्रयोग करने वाला जो था वो नूरजहां था। ठीक है, नूरजहां जो बेगम थी, वाइफ थी जहांगीर की, उसने इसका पहली बार प्रयोग करवाया। और कहाँ करवाया, जरा इसको देखिए। नूरजहां ने अपने पिता का एक मकबरा बनाया, पिता का नाम है एतमादौला। अपने पिता एतमादौले के मकबरे, जो कि आगरा में है, जहांगीर के समय बना था एतमादौला का मकबरा, नूरजहां ने बनवाया था। और उन्होंने, यानी नूरजहां ने सबसे पहली बार जहांगीर के समय पित्रादुरा का प्रयोग किया अपने पिताजी के मकबरे को बनाने के लिए। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, पूरे मुगल काल का पहली इमारत जो पूर्णतः 100% संगमरमर से बनी है ना, 100% संगमरमर। जो मार्बल से बना था, 100% जो मार्बल से यानी संगमरमर से बना था, वो एतमादौला का मकबरा ही है। ध्यान रखेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक कारखाना बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। ध्यान रखेंगे, अकबर ने कई काम किए हैं, कई बड़े बड़े काम भी किए हैं, पता होगा आपको। जैसे अकबर, जैसे आपसे प्रश्न आ जाए कि अकबर ने किस काल में, है ना, आपसे प्रश्न आ जाए कि अकबर अपने किस काल में या किस समय तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया है ना, तीर्थ यात्रा कर, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। दासों को, है ना, कम से कम युद्ध बंदियों को दास बनाना समाप्त किया था, यह 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा को समाप्त किया 1564 में। फिर एक जजिया कर होता था जो हिंदुओं से लिया जाता था, इसको समाप्त किया 1564 में। तो अकबर ने कई काम राजनीतिक क्षेत्र में किए, कुछ सामाजिक भी हैं, जैसे कि तीर्थ यात्राओं पर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र है, दासों को सामाजिक, ठीक है, जजिया कर इकोनॉमिकल, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत किया। ठीक है, तो याद रखेंगे चित्रकारी के लिए अकबर के समय का सबसे
फेमस चित्रकार जो था वो बसावन था, ठीक है, याद रखेंगे। यदि पूछा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बसावन, है ना, सॉरी सही से लिख देता हूँ, गलत लिख दिया। अकबर के पीरियड का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो था वह बसावन है। और एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, यदि प्रश्न आता है कि अकबर के पीरियड का वह कौन चित्रकार था जिसने सुसाइड कमिट कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, वह था दसवंत, ठीक है, याद रखेंगे। दसवंत ने क्या किया था, आत्महत्या दिया था। और सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, बसावंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। अब अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए। प्रश्न है कि 1857 में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया। पहला है आपका नाना साहब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला है नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद और जीनत महल दिल्ली। देखिए ये जो ऑप्शन है पहले तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी ट्रू हैं, मिला हुआ सब सही है। और सच्चाई ये है कि इन सब ने सक्रिय भाग लिया, इन सभी ने सक्रिय भाग लिया है। इसका उत्तर इसलिए ई बनेगा। हाँ, इन सब में सबसे ऊपर कौन है, अहमदुल्ला है। इनको तो पकड़ने के लिए बाकायदा 50,000 का इनाम भी सरकार ने घोषित कर रखा था, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है किस अधिनियम के बारे में, अगला प्रश्न है किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें, एक्ट के बारे में कहा कि ऐसी कार दे दी गई है जिसमें केवल ब्रेक है, इंजन नहीं है, केवल ओनली ब्रेक है और इंजन नहीं है। तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा डी, 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट में यह कहा गया, 1935 के एक्ट पर जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, उन्होंने कहा कि ये मानो ऐसी कार हो जिसमें से ब्रेक हो, इंजन हो ही नहीं, है ना, ध्यान रखेंगे। 1935 के एक्ट में बहुत बातें हुई थी। जैसे पहली बात है, इसमें संघ बनाने की बात की गई थी, वो भी संघ दो तरीके से बनता, बोला कि देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों मिलकर के भारत संघ बनेंगे। आपको पता ही होगा उस समय भारत जो था उसमें कई सारे राजे राजवाड़े भी थे और वो एरिया भी था जिस पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो इन दोनों से मिला करके बोला गया था एक संघ, वो राजे राजवाड़े जो हैं वो, और साथ ही ब्रिटिश भारत कि जितने भी प्रांत थे वो दोनों मिलकर के संघ बनेंगे। याद रखिएगा, यदि प्रश्न आता है कि 1935 के समय में ब्रिटिश भारत के कितने प्रोविंस थे, यानी प्रांत में डिवाइड था, तो 11 प्रोविंस था, 11 प्रोविंस थे, 11 प्रांत थे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी बातें हुई इसी अधिनियम से, आपको पता होगा इसी अधिनियम से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। बड़ा ध्यान समझिएगा, जो एक्ट तो यही था, बाद में वो 37 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है, इसी अधिनियम में। फिर आपको यह भी पता होगा कि इस अधिनियम से जो था वो जो विषय होते थे वो 3 विषयों में डिवाइड हो गया, है ना। जो विषय होते थे वो 3 भागों में विभाजित हुए। एक हुआ केंद्र सूची का विषय सेंट्रल, एक हुआ स्टेट सूची का विषय प्रोविंस, और एक हुआ बेसिकली समवर्ती विषय का, है ना, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। यानी विषयों का विभाजन भी इसी एक्ट से हुआ है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसी एक्ट से विषयों का विभाजन हुआ, यानी विषय 3 भाग में डिवाइड हुए। एक संघ बनाने की बात की गई, और अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट से आया। एक बात और भी ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया है, यदि आपसे कोई पूछे कि राज्यों को पूर्णतः स्वतंत्रता किस एक्ट से मिली, क्योंकि 11 प्रोविंस हैं, 11 प्रोविंस में पहले सब कुछ चलता था अंग्रेजों की मर्जी से, भारतीयों के हाथ में बहुत कुछ था लेकिन पूर्णतः नहीं था। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि सब कुछ, जितने भी चीज़ें, जितने भी विषय हैं, जितने भी राज्यों को जितने भी विषय मिले हुए हैं, प्रोविंस को जितने भी विषय मिले हुए हैं, उन सब पर अब भारतीय ही केवल कानून बनाएंगे। यानी कि कहा जाए प्रांतों को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई थी इस एक्ट से, है ना। प्रांतों को पूर्णतः स्वतंत्रता, हाँ, ये भी, इसमें भी बहुत सारे क्लॉज ऐसी थी जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत सारा बातें थी जिसमें ये लगता है देखने से कि स्वतंत्रता केवल खोखली स्वतंत्रता थी, लेकिन जो भी था
प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, यानी क्या किया गया, अब सारे प्रांत के विषय केवल भारतीय करेंगे। विषयों का 3 भाग में विभाजन भी किया गया, केंद्र, राज्य और वही जो आप जानते हैं समवर्ती सूची के विषय। सुप्रीम कोर्ट बना और एक संघ बनाने की बात, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखेंगे संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि क्लॉज में ये बात बाकायदा लिखी हुई थी कि संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब देशी रियासत मिलेंगे, ठीक है। यदि वो नहीं मिलेंगे तो संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। वो कभी मिले नहीं, इसलिए संघ अस्तित्व में कभी आया नहीं, कभी बना नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में कुल कितने दिन लगे? आपको पता होगा दांडी यात्रा, या आप जान लीजिए कि 12 मार्च को साबरमती से 12 मार्च 1930 है ना को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और वहां जा करके नमक अपने हाथों से बनाते हैं दांडी के क्षेत्र में और नमक कानून को तोड़ते हैं। तो माइनस कीजिएगा तो 24 उत्तर आ जाएगा। 4 अप्रैल को नमक बनाते हैं और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, CDM यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुरू हो गया था, 6 अप्रैल से माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि दांडी यात्रा में याद रखेंगे कि गांधी जी के साथ कितने लोग और भी थे, 78 पीपुल्स थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही आप कहते भी होंगे, है ना, क्योंकि आपसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, मनुष्य से ऊपर कोई चीज़ नहीं होता है ना। आप हर एग्जाम को पार कर सकते हैं, आप में वो हर काबिलियत है जो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यह बेसिकली ऑप्शन में आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। ये बाकायदा जान लीजिए राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा है, ठीक है। कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल HRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इसके मेंबर थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। और इस एसोसिएशन के लोगों ने एक बहुत बड़ा कांड यानी एक बहुत बड़ी घटना की थी, काकोरी घटना इनसे संबंधित है। काकोरी एक स्टेशन है जो सीतापुर और लखनऊ के बीच में था और एक ट्रेन चलती थी 8 डाउन ट्रेन, सरकारी खजाना उसी से जाता था। HRA के सदस्य जिसमें बिस्मिल भी थे, उन्होंने उसी 8 डाउन ट्रेन में छापा मारा, सरकारी खजाने को लूटा और काकोरी स्टेशन पर यह कांड हुआ। माना जाता है कि बहुतों को पकड़ा गया, चंद्रशेखर आजाद लेकिन फिरार हो गए, ठीक है। और लेकिन जितनों को पकड़ा गया सबको फांसी की सज़ा हुई। अशफाकुल्ला खां है, रोशन लाल है, राजेंद्र लहरी है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल हो, फिर से मैं बोलता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और कुछ लोग और भी थे। इन लोगों को सबको फांसी दी गई, सबको अलग अलग जगह फांसी दी गई थी। और याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पड़ी थी गोरखपुर में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि काकोरी षड्यंत्र केस इन्हीं से संबंधित है। चलिए आगे। अगला है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन भारत में शुरू हुआ? तो याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद यदि कोई आंदोलन शुरू हुआ था तो वो स्वदेशी आंदोलन है, यानी C ऑप्शन जो आपका है स्वदेशी मूवमेंट वो सही होगा, ठीक है। याद रखेंगे बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस समय गवर्नर जो थे वो करजन थे, ठीक है। करजन ने 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और माना जाता है कि 16 अक्टूबर को 1905 में यह लागू भी हो गया। लेकिन इसका मकसद क्या था बंगाल विभाजन का? तो माना जाता है करजन चाहते थे कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए,
यदि मैं और खुलकर बात करूं तो करजन चाहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है भारत में वह कमज़ोर हो जाए। कैसे कमज़ोर होगा? यदि उसका सामाजिक आधार को आप छोटा कर देंगे, कुछ लोगों को आप उससे बाहर कर देंगे, कुछ अलग कर देंगे, कुछ लोगों को उससे जुदा कर देंगे, तो आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। और यही काम करजन ने किया। करजन कहता है कि बंगाल बहुत बड़ा है और प्रशासनिक कारणों से हम बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। कहता प्रशासनिक कारण से था, लेकिन बंगाल का विभाजन पूर्णतः सांप्रदायिक आधार पर किया गया। एक तरफ पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत हो गया और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का बहुमत छोड़ दिया गया। कांग्रेस इस बात को जान चुकी थी और इसलिए भारत में एक आंदोलन चला। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन किया गया करजन के द्वारा। आधार तो कुछ क्या बनाया करजन ने? प्रशासनिक प्रॉब्लम, लेकिन किया किस बेस पर? सांप्रदायिक, कम्युनल बेस पर। और स्थिति क्या हुई कि ईस्ट बंगाल में कौन हो गए? मुस्लिम मेजोरिटी में हो गए ईस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में कौन रह गए? हिंदू। और इस घटना के बाद क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बहुत सारी बातें इससे है स्वदेशी आंदोलन से, आप जानते होंगे, बाद में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा के पक्ष में कौन वकील थे? तो इसका उत्तर होगा बी, भोला भाई देसाई। आईएनए मतलब आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, याद रखेंगे, इसकी स्थापना मोहन सिंह ने की है। ठीक है, बाद में सुभाष इसके लीडर बन जाते हैं। ठीक है, बाद में सुभाष को आजाद हिंद फौज की कमान दे दी जाती है। ठीक है, वो भी रास बिहारी बोस देते हैं। कौन देते हैं? रास बिहारी बोस। जो मैं कहता हूँ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रास बिहारी बोस। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया? रास बिहारी बोस ने दिया। ऑप्शन में मोहन सिंह भी होगा। दूसरा प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस भी ऑप्शन में होंगे, सुभाष चंद्र बोस भी होंगे, मोहन सिंह भी होंगे, और कोई और भी हो सकता है। उत्तर मोहन सिंह होगा। और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जापानीज आर्मी के साथ मिलकर के नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे पार्ट पर अटैक भी किए थे। आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला मणिपुर मेघालैंड है ना, वैसे तो उन्होंने अंडमान निकोबार को जीत भी लिया था। फिर आज़ाद हिंद फौज, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ में मिल करके भारत पर अटैक किया कि हम छुड़वाएंगे भारत को, ब्रिटिशों को बाहर करेंगे। लेकिन अंततः क्या हुआ आपको पता है, जापान आत्मसमर्पण कर देता है हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के बाद। तो मजबूरी में आज़ाद हिंद फौज को भी समर्पण करना पड़ा और उन पर केस कहाँ चला? लाल किले में चला। याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज से सैनिकों के सारा केस लाल किले में चला और जितने लोग थे उन पर बचाव के लिए भोला भाई देसाई है। एक बात याद रखेंगे, भोला भाई देसाई चीफ थे और भी बहुत सारे लोग वकालत किए हुए थे, वकील थे। जैसे मान लो नेहरू भी वकालत किए, आसफ अली भी वकालत वकील थे, काटजू भी वकालत किए। तो याद रखेंगे हेड थे भोला भाई देसाई। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर पूछा जाए वकील थे और वकील में नेहरू भी रहते और आसफ अली भी रहते इनकी जगह पर, मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी या पटेल, तो हम लोगों को ई ऑप्शन मारना पड़ता, क्योंकि वकालत बोला है, चीफ तो बोला नहीं उसने। तो ध्यान रखेंगे, नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू, ऑफकोर्स मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और काटजू ये भी थे वकील। लेकिन सब वकीलों के हेड कौन थे? भोला भाई देसाई। ध्यान रखेंगे, भोला भाई देसाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा तिरंगे झंडे को कहां फहराई थी? स्टुअर्टगर्ड में फैलाई थी, जर्मनी में। जर्मनी में स्टुअर्टगर्ड में फहराई थी। माना जाता है कि मैडम भीखाजी कामा ही पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया।
हाँ, जो आज आपका तिरंगा का रंग है और वो तिरंगा का रंग में थोड़ा डिफरेंस था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट, यदि प्रश्न आता है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता रिवॉल्यूशनरी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी यानी भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, तो कामा को ही कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारियों की माता। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ी यानी पेयर करेक्ट है? जोड़ी सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहली बात तो यह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 14 अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था और विनोबा भावे जो थे वो द्वितीय नहीं थे, वो फर्स्ट थे। इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। द्वितीय कौन थे भैया? द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये सेकंड थे, ध्यान में रखेंगे। अगला है सी। बी है CR दास देशबंधु। बिल्कुल सही है, CR दास, चिदंबरम लाल दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, उन्हें भारत में देशबंधु कहा जाता है। बी सही है। लेकिन एक बात और भी है, ऑप्शन ई भी है, एक से ज़्यादा सही या सभी गलत, तो इसको भी देख लेते हैं। विलियम बैडरमन ने 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के सभापति थे, चेयरमैन थे। बिल्कुल गलत। 1907 का जो हुआ था सम्मेलन, पहली बात है कि सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने, RB बोस ने किया था। और आपको पता होगा कि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस पहली बार टूट गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। सर, इंडिया हाउस के संस्थापक बिल्कुल श्याम जी कृष्ण वर्मा, डी होना चाहिए, लेकिन यहां पर दिया पेरिस। पेरिस, यहीं पर कंफ्यूजन उसने क्रिएट कर दिया। अब देखिए, आप तुरंत मार देते टिक, यहां पर आप पढ़े नहीं, पेरिस। पेरिस नहीं सर, वो लंदन में स्थापित किए थे, एक क्रांतिकारी संगठन था, लंदन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसको? इंडिया हाउस को। तो यहां पर ये गलत है, इसका मतलब है केवल एक सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? याद रखेंगे, यह किया गया था 26 जनवरी 1930 को। माना गया कि पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसको पूर्ण स्वराज भी कहा गया, वह 26 जनवरी 1930 को था। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है कि पूर्ण स्वराज हम इस तारीख को मनाएंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929। और याद रखेंगे, इसके जो चेयरमैन थे वो नेहरू थे, पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी पूर्णतः इसको समर्थन किए थे, मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि क्या महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज की जो घोषणा 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, क्या महात्मा गांधी उससे सहमत थे? बिल्कुल सहमत नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। रावी नदी के तट पर लाहौर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया था। डायरकी यानी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बंगाल में किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। 1764 में एक युद्ध होता है, आपको पता होगा, बक्सर का युद्ध, जिसमें अवध, बंगाल और दिल्ली, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। और उसके बाद यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव को भेजा गया भारत। क्लाइव ने बहुत काम किए। क्लाइव ने पहला काम किया, इलाहाबाद की संधि की, है ना? क्लाइव इंग्लैंड में था। इस युद्ध के बाद क्लाइव को इंग्लैंड से भेजा गया बंगाल का गवर्नर बना करके। ठीक है, और क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की में दो संधियां की, फर्स्ट और सेकंड। एक बात याद रखेंगे, फर्स्ट संधि जो थी वो दिल्ली के बादशाह शाह आलम से की गई थी, शाह आलम सेकंड थे, और दूसरी संधि अवध के नवाब से की गई थी, अवध के नवाब से।
और कुछ दिनों के बाद क्लाइव ने क्या किया, बंगाल के नवाब से भी संधि की। यानी इलाहाबाद की संधि के बाद देखा जाए तो क्लाइव ने और भी संधियां की है। इलाहाबाद की संधि किससे किसके साथ थी, शाह आलम दिल्ली के बादशाह थे सेकंड शाह आलम सेकंड, और अवध के नवाब के साथ में। पहला संधि वहां पर है। प्रश्न आता है इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ थी, द्वितीय संधि किसके साथ थी, है ना। पहला वाला दिल्ली के बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, और इसके दोनों के बाद इन्होंने इलाहाबाद की बंगाल के नवाब से भी संधि की। और क्या हुआ जरा सुनिए। उसके बाद इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी। द्वैत शासन का मतलब क्या, ये सुनिए कि इन सब संधियों के माध्यम से, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से और बंगाल की संधि के माध्यम से क्या हुआ, बंगाल का टोटल पावर अंग्रेजों के पास चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नवाब के पद को बने रहने दिया। मतलब कहने का कि यदि आपके पास सारा शक्ति आपके पास आ गया है तो नवाब तो सिर्फ दिखाने के लिए हेड रहा, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जनता सोच रही है वही हेड है, लेकिन वो एकदम शक्ति विहीन है। और जिसके पास शक्ति थी वो पर्दे के पीछे खड़ा था। यानी बंगाल के हो गए दो हेड, एक हाथी का दांत दिखाने के और खाने के, और दिखाने वाला हो गया नवाब, खाने के हो गए इंग्लैंड वाले। तो इसी को दोहरी शासन प्रणाली कहा गया, जो बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद की संधि का परिणाम था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न है कि 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था उसमें भारत के प्रतिनिधि कौन थे। आप लोग को सब पता है, विवेकानंद थे, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। एक सेकेंड, बीच में थोड़ा हैंग कर गया था। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। हाँ आइए, 20वां नंबर प्रश्न। उन्नीस सौ 23 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, असहयोग आंदोलन पता ही होगा 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि आंदोलन के दौरान एक घटना हो गई थी, पता होगा आपको, एक बड़ा घटना 4 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड गोरखपुर का एक गांव है, वहां पर हो गया था, जहां पर असहयोग आंदोलन से संबंधित जो क्रांतिकारी थे या कहा जाए जो भी युवक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौरी चौरा के गांव में जाकर के, मतलब गोरखपुर का गांव है, वहां की कोतवाली में जाकर के 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो आंदोलन के वापस होने के बाद एक ऐसी समस्या हो गई कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोगों को लगा कि जो अभी राजनीतिक सक्रियता की स्थिति थी वो निष्क्रियता में बदल गई। अब दोबारा से लोग चाह रहे थे कि दोबारा से राजनीतिक सक्रियता की वो स्थिति को डेवलप किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब यही उपाय है कि हम लोग एक काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा, राज्य की और केंद्रीय विधानसभा यानी कि संसद, दोनों जगह जीत करके जाएंगे और गवर्नर के सामने अपनी बातों को रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आंदोलन के बाद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती थी। फिर क्या करेंगे ये, तो कांग्रेस के सदस्य के रूप में ही इन्होंने एक पार्टी बनाई और उसके बाद चुनाव लड़ा। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, कांग्रेस के अंदर के कुछ लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी अलग से बनाई, वही है स्वराज पार्टी। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक था एक नील दर्पण। इसमें है ना,
इंडिगो की खेती करने वाले यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण है। इसकी रचना किसने की है? तो याद रखेंगे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र यानी ऑप्शन डी, वही उन्होंने ही नील दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें नील खेती करने वाले किसानों के दयनीय दशा का वर्णन किया गया। ठीक है, कौन है? दीनबंधु मित्र की बुक का नाम क्या है? नील दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध खिलाफ लड़ा था? इसका उत्तर होगा ए, फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, 1760 में वांडीवास का युद्ध। याद रखेंगे इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता डचों ने की थी, वांडीवास के युद्ध में। और याद रखेंगे ये हारे थे, फ्रांसीसी क्या हुए थे? हारे थे। और तीसरी बात, यदि आपसे कोई पूछे कि वांडीवास युद्ध किस युद्ध का एक हिस्सा था, तो याद रखेंगे कर्नाटक युद्ध का। यह कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था, वो भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। ठीक है, वैसे तृतीय कर्नाटक युद्ध बेसिकली जो है वो 1763 तक चला है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, लेकिन उसी के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज हरा देते हैं। किसे हरा देते हैं? फ्रांसीसियों को। यदि इस युद्ध में बोला जाए अंग्रेजों का सेनापति कौन था, यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखें अंग्रेज का सेनापति थे आयरकूट। आयरकूट। और फ्रांसीसियों के कौन थे? लाली। बड़ा है ना, याद रहेगा नाम लाली, है ना, लाली देखन मैं गई होगम लालम लाल, है ना। चलिए आगे चलिए, अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का निर्माण इसमें से किसने कर दिया? इसमें ध्यान रखेंगे वो यह है कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, याद रखेंगे वह है आपका 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम से क्या हुआ? भारत में एक निर्वाचन की अजीब सी प्रणाली आई, जिसको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था सेपरेट इलेक्टोरल, और ये दिया गया था मुसलमानों को, यानी मुस्लिम्स को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था जरा ध्यान दीजिए। जैसे आप जानते हैं कि कोई चुनाव, मतलब मान लेते हैं कि कोई सीट है, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो या विधानसभा की, तो किसी भी सीट को सरकार क्या करती है? संख्या के आधार पर उस सीट को, आपको पता होगा एससी और एसटी के लिए भारत में आरक्षण का प्रावधान। तो कुछ सीटें भारत में क्या होता है कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, उस वहाँ पर एससी या एसटी के सीट आरक्षित। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जब वो चुनाव लड़ती है उस क्षेत्र से, और वो सीट पर जब चुनाव होता है जो आरक्षित है, एससी या एसटी के लिए रिजर्व्ड है, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, या मैं आज की व्यवस्था बता रहा हूँ रिजर्वेशन के बारे में, तो वो खड़ा तो करेंगे एससी या एसटी कैंडिडेट को, लेकिन वोट कौन करेगा? उस एरिया के सब। ऐसा तो नहीं है केवल एससी करेंगे या एसटी करेंगे। लेकिन इसमें अजीब था, इसमें पहली बात ये की गई कि मान लेते हैं कि किसी एक शहर को या किसी एक डिस्ट्रिक्ट को या किसी एक जिले को क्या किया गया? पृथक निर्वाचक मंडल में रख दिया गया। मान लेते हैं मेरठ, कहा गया भैया मेरठ में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोगों ने क्या किया? पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत में मेरठ में इसको रख दिया, मेरठ को उसमें रख दिया पृथक निर्वाचक मंडल में। अब क्या होगा? अब यह होगा कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे स्वराज पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा वो मुस्लिम ही खड़ा करेगा, लेकिन उस एरिया के सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो 1909 के अधिनियम से आया। 1909 के अधिनियम में एक बात और भी बहुत बड़ी कही गई थी, वही था इस अधिनियम में पहली बार बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। किस अधिनियम से? 1909 के अधिनियम से। आगे 24 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बहुत बढ़िया है, ये झारखंड में हुआ था, सिंहभूम में, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। 1931 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यह है गांधी जी से। प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है? तो कॉलेज की पढ़ाई जो वो किए हैं वह किए हैं
श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से उन्होंने किया है। लेकिन यदि प्रश्न आ जाता कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किया है तो वो राजकोट होता, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। भावनगर से उन्होंने क्या किया, अपना कॉलेज की परीक्षा की थी, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। लेकिन यदि शुरुआती शिक्षा होता, बचपन में शिक्षा, तो वो राजकोट होता, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे यहां से कि जो बीपीएससी में ये जो इतने अभी हम लोगों ने देखा वो यह था कि यह बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस जो थे वो 66 बीपीएससी में हिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चन थे जिसको डिस्कशन किया गया। अब हम लोग, लेकिन वो एग्ज़ाम क्या हुई, रद्द हो गई। अब उसका री एग्जामिनेशन हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, आपको पता देखा होगा, ये री एग्जामिनेशन हुआ और इसके बाद दोबारा से बीपीएससी ने उस पेपर को लिया। तो उसमें भी हिस्ट्री के कम से कम 25 क्वेश्चन थे। अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे। नमस्कार।